दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि किशनगंज में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है। यहां एक मुस्लिम शख्स ने मंदिर बनाने के लिए अपनी जमीन दान कर दी। यहां दो भाई फैज़ अहमद और फसल अहमद के द्वारा 1 कट्ठा जमीन दान में दी गई है मंदिर बनाने के लिए। जहां मुस्लिम परिवार के इस सराहनीय काम की तारीफ पूरा जिला कर रहा है, जब पूरा किशनगंज जिला कर रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जरा सी बात पर मारने और मरने की धमकी मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के किशनगंज में हिंदू मुस्लिम एकता की फिजा बह रही है। जब मुस्लिम बहुल जिला किशनगंज में एक अनोखी मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम दो भाइयों ने हनुमान मंदिर निर्माण के लिए अपनी जमीन दान कर दी। जहां किशनगंज शहर के रुई धासा वार्ड नंबर 24 में स्थित वाजपेयी कॉलोनी में हनुमान मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी जमीन दान कर दी है। हनुमान जयंती के अवसर पर किशनगंज शहर के रुई धासा वार्ड नंबर 24 में स्थित वाजपेयी कॉलोनी में हनुमान मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम समुदाय के दो भाई फैज़ अहमद और फसल अहमद के द्वारा 1 कट्ठा जमीन दान में दी गई। जहाँ इतना ही नहीं, मंदिर निर्माण के लिए गुरुवार को हनुमान जयंती के दिन मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। इस मौके पर दोनों समुदाय के लोग मौजूद रहे, यानी कि हिंदू मुस्लिम दोनों मौजूद रहे। दोस्तों बात करते हैं कि 1.5 माह बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री जनता के दरबार में पेश होंगे। जहां अप्रैल को नीतीश कुमार लोगों की शिकायत सुनेंगे। जब बिहार विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता की फरियाद सुनने को हाजिर होंगे। जहां उनका जनता दरबार कार्यक्रम की तारीख तय कर ली गई है। सीएम नीतीश कुमार 10 अप्रैल को एक बार फिर से जनता दरबार लगाने वाले हैं। जहां नीतीश कुमार लगभग 1.5 माह बाद फिर से जनता दरबार लगाएंगे। सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में केवल उन्हीं लोगों को आने की अनुमति होगी जो कोविड का टीका ले लिया हो और जिनका हाल के जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आए हो। जब मास्क की अनिवार्यता को लेकर के कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। इसके साथ ही जिन लोगों ने जनता दरबार में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया होगा, उन्हीं में से चुने गए लोगों की जिला प्रशासन पूरी जांच पड़ताल के बाद मुख्यमंत्री तक लाएगी। जैसे सीएम नीतीश कुमार का ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद के ठीक बगल में बनाए गए हॉल में होगा। ऐसे में अगर आपका भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाकर के अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 5 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसके बड़े सियासी मायने हैं। जहां इस चुनाव में बीजेपी 1 से 2 हो गई, जबकि बिहार में सियासी जमीन तैयार कर रहे प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार ने भी 1 सीट पर दर्ज कर ली है। जहां ये चुनाव महागठबंधन खास करके जेडीयू के लिए बड़ा संदेश देने वाला है। जब बीजेपी से अलग होने के बाद बदले सियासी समीकरण में महागठबंधन की 7 पार्टियां बीजेपी को शिकस्त नहीं दे पा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पहले कुर्मी में पटकनी दी और अब गया शिक्षक निर्वाचन सीट पर शिकस्त दी। जब 5 सीटों पर हुए चुनाव के बाद जो परिणाम है उसे जेडीयू के 2, बीजेपी के 2 और प्रशांत किशोर की जनसुराज समर्थित निर्दलीय आफाक अहमद की जीत हुई है। ये चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बीजेपी जहां अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, वहीं गया शिक्षक निर्वाचन सीट पर जीत दर्ज करके महागठबंधन की 7 पार्टियों को जोर का झटका दिया है। जब गया में जेडीयू ने अपने सिटिंग एमएलसी संजीव श्याम सिंह को मैदान में उतारा था। संजीव श्याम सिंह को बीजेपी के जीवन कुमार ने शिकस्त दी है। जब संजीव श्याम सिंह के लिए महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी, कांग्रेस के अजित शर्मा समेत बड़े नेता कैंप कर रहे थे। इसके बाद भी बीजेपी ने जीतन राम मांझी के घर और नीतीश कुमार के नालंदा के पड़ोसी जिले में जीत दर्ज कर ली है। वहीं पर आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली है। जब बीजेपी गया स्नातक निर्वाचन सीट भी बचाने में कामयाब रही है, वो भी तब जब बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह के खिलाफ आरजेडी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के बेटे को मैदान में उतार दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि आज के डिजिटल दुनिया में बच्चे मोबाइल की लत का शिकार हो रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक कई रिसर्च में ये बात निकल करके सामने आई है कि मोबाइल की लत बच्चों को मानसिक रूप से बीमार बना रहा है।
जहाँ इससे बच्चों में कई तरह की समस्या जन्म ले रही है। कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बच्चों में मोबाइल फ़ोन की लत से चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ रहा है, या साथ ही साथ बच्चे मानसिक रूप से भी बीमार हो रहे हैं। इसीलिए माता पिता को इस बात पर ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। वहीं मोबाइल में लगातार कार्टून देखने तथा गेम खेलने से आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो रही है, जहां आंखों के लिए छोटी डिजिटल स्क्रीन बेहद खतरनाक है और जिन बच्चों के चश्मा लगा हुआ है उनका नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कई तरह की परेशानियां हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे मोबाइल जैसी छोटी स्क्रीन का बहुत नज़दीक से प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ इससे बच्चों में मायोपिया बीमारी होने का खतरा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मायोपिया बच्चों में होने वाली निकट दृष्टि दोष की बीमारी होती है। दोस्तों, बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। यूट्यूबर मनीष कश्यप को बिहार के प्रवासी मजदूरों पर तमिलनाडु में हमले का फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मनीष कश्यप की याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। अपनी याचिका में मनीष कश्यप ने अपने खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को क्लब करने की मांग की है। जब मामले को तुरंत लिस्ट करने के लिए चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष जिक्र किया गया था, जहां पीठ दिन में ही बोर्ड की बैठक के अंत में इस मामले की सुनवाई करने पर सहमति हो गई है। बाद में यह मामला शाम करीब 4:15 बजे पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। इस दौरान मनीष कश्यप के वकील ने कोर्ट को बताया है कि याचिकाकर्ता पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिस पर सीजीआई ने कहा कि इसे 10 अप्रैल के लिए रखते हैं, यानी कि 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर बिहार में मौसम में गर्मी बढ़ते ही सैकड़ों बच्चों को काल के गाल में समा देने वाला चर्चित बीमारी चमकी बुखार ने फिर से एक बार अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज के आंकड़े की माने तो अब तक 7 बच्चे एसकेएमसीएच में भर्ती हुए हैं, जिसमें से आधा दर्जन बच्चे मुजफ्फरपुर तो एक बच्चा मोतिहारी का रहने वाला था। आपको बता दें कि 16 जनवरी को पहला केस चमकी बुखार का इस साल आया था। तब से अब तक दिन प्रतिदिन आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है, जिसने एक बार फिर से आम जनों की चिंता को बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा चमकी को धमकी स्लोगन के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लगातार सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी प्रशासन और फिर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को चमकी बुखार से जागरूक करने के लिए कई तरीके के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका असर भी हुआ है। बीते सालों की अपेक्षा अब तक आंकड़े कम देखने को मिले हैं, लेकिन जिस तरीके से दिन प्रतिदिन मौसम की बेरुखी बढ़ती जा रही है, प्रचंड धूप ने अपना रौद्र रूप ले रखा है, उसे आने वाले दिनों में सभी परिवार को अपने बच्चों को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। इस बीमारी का शिकार आपका बच्चा भी ना हो जाए, इसलिए ज़रूरत है कि अपने मासूम को इस बदलते मौसम में अच्छे से देखभाल करें। जब बदलते मौसम में सर्दी जुकाम और बुखार की शिकायत होती है तो फिर बिना किसी देर के लिए अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और फिर डॉक्टरों से उचित परामर्श लेकर के इलाज अवश्य करें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम के साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाल रहे तेजस्वी यादव स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के चाहे लाख दावे कर लें, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब बिहार का स्वास्थ्य महकमा अपने कारनामों के कारण लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। ताज़ा मामला बिहार के जहानाबाद से सामने आया है, जहां गलत इंजेक्शन देने के बाद एक साथ कई मरीजों की हालात बिगड़ गई। इसको लेकर के लोगों ने हंगामा किया तो डॉक्टर और नर्स अस्पताल की खिड़की से कूदकर भागना पड़ा। जहां मामला बिहार के जहानाबाद सदर अस्पताल का है। दरअसल सदर अस्पताल में भर्ती कई प्रसूता महिलाओं को डॉक्टर और नर्सों ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। गलत इंजेक्शन देने के कारण एक साथ कई महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे नाराज परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। जहां हंगामे को बढ़ता देख करके ड्यूटी में तैनात डॉक्टर एवं नर्स जान बचाने के लिए खिड़की से कूद करके भाग खड़े हुए। मरीजों के परिवार वालों ने बताया है कि अस्पताल में भर्ती महिलाओं को गलत इंजेक्शन दे दिया गया था, जिसके बाद सभी को बेचैनी और फिर घबराहट होने लगी थी। दोस्तों, बात करेंगे कि रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर के चर्चा में आए बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर एक साथ जो 2 जगहों से वेतन उठाने के मामले में उलझते नजर आ रहे हैं। जब बिहार के औरंगाबाद कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत शिक्षा मंत्री बिना हाजिरी के वेतन उठा रहे हैं। मंत्री 15 साल से इस कॉलेज में पोस्टेड हैं। मंत्री बिना कॉलेज में पढ़ाए आराम से हर महीने लाखों का वेतन उठा रहे हैं। 15 साल से कॉलेज के उपस्थिति पंजी में उनका नाम तक नहीं है।
इसके बावजूद भी उनका वेतन भुगतान किया जा रहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर 2010 से मधेपुरा के सदर विधायक हैं। औरंगाबाद के राम लखन सिंह यादव कॉलेज के प्राणी विज्ञान विभाग के सहायक प्रधान अध्यापक भी है, जहाँ इस कॉलेज में वे 8 अक्टूबर 1985 से कार्यरत हैं और उन्हें मार्च 2026 में सेवानिवृत्त होना है, यानी कि रिटायर होना है। डॉक्टर कुमार पूर्व के आपदा विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं और फिर वर्तमान में महागठबंधन की सरकार में बिहार के शिक्षा मंत्री का पद भी संभाल रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना कार्य के दूसरे चरण को लेकर के जिला मुख्यालय समेत प्रखंडों में गुरुवार से पर्यवेक्षकों, प्रगणकों और सहायकों का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। इस दौरान मास्टर ट्रेनरों द्वारा जाति आधारित गणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया है कि जाति आधारित गणना के दूसरे चरण की शुरुआत 15 अप्रैल से होनी है। गणना कार्य संबंधित अनुमंडल स्तर एवं जिला स्तर तक के पदाधिकारियों द्वारा अपने प्रखंडों एवं नगर निकायों में किया जाएगा। दूसरे चरण की गणना में भी सभी प्रगणक अपने अपने निर्धारित गणना ब्लॉक में डोर टू डोर जाएंगे और घर के दरवाजे पर जाकर के परिवार के सदस्यों को जाति आधारित गणना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके बाद जनगणना कर्मी मोबाइल ऐप के माध्यम से तथा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट पर परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी की एंट्री करेंगे। जिस घर में ताला लटका होगा वहाँ की गणना वीडियो कॉल के माध्यम से की जाएगी। परगणक वहाँ 2 से 3 बार जाएंगे। बार बार घर बंद मिलने की स्थिति में पड़ोसी से संबंधित परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर लेकर के परगणक वीडियो कॉल करके सारी जानकारी प्रपत्र में भर करके पड़ोसी से हस्ताक्षर करवा लेंगे। अगर मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो फिर उस घर की गणना नहीं हो पाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के पढ़ाई एवं कमाई पर प्रश्न उठाया है। उन्होंने पूछा है कि तेजस्वी यादव जब इतने कम पढ़े लिखे हैं तो उन्हें इतना रुपया कहां से आता है कि चार्टर्ड प्लेन में जन्मदिन मनाते हैं। जी हां, प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। छपरा में मीडिया से चर्चा करने के दौरान उनसे पूछा गया है कि इतना बड़ा अभियान चलाने के लिए आपके पास पैसा कहां से आता है। इस प्रश्न के बहाने उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ काम करता हूं, उसका पैसा आता है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को इतना पैसा कहां से आता है, ऐसी कौन सी बाजीगरी करते हैं कि उन्हें चार्टर्ड प्लेन में जन्मदिन मनाने जैसे भारी भरकम खर्च के पैसे लेते हैं। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की डिग्री पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं ये सब जानता है। उन्होंने कभी आज तक कोई काम भी नहीं किया है तो फिर इतने अमीर कैसे हो गए कि जांच एजेंसियां पीछे पड़ी है। वहीं अपने ऊपर उठाए गए सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैंने राजनीति में आने से पहले कुछ काम किया है। पूरे देश को पता है कि मेरा बिजनेस क्या है। उससे जो कमाई होती है उसी से बिहार की बेहतरी के लिए मैं कुछ कर रहा हूं। ये प्रश्न राजद के नेताओं से पूछना चाहिए कि तेजस्वी यादव को पार्टी चलाने के लिए या अपने खर्च कम करने के लिए इतना रुपया कहां से आता है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पटना में 13 अप्रैल को दावत इफ्तार का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी रहेंगी। हालांकि इस इफ्तार पार्टी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में रहेगी। इसको लेकर के पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के विधि मंत्री शमीम अहमद ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हर साल की तरह इस बार भी दावत इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2022 में राबड़ी आवास पर हुई इफ्तार पार्टी के बाद बिहार का सियासी समीकरण बदल गया था, जहां 5 साल बाद सीएम नीतीश कुमार राबड़ी आवास पर पार्टी में पहुंचे थे और इसी के बाद से भी उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ करके महागठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। दोस्तों बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार फिर से दोहरा दी है। एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने के दौरान नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, इसके बावजूद भी सबसे तेज आर्थिक विकास दर बिहार की है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय देश की औसत से बहुत कम है। ऐसे में जरूरी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार ने खुद आगे से इसकी पहल की थी। साल 2007 से ही हम इसमें लगे हुए हैं, जब तब केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा था कि गन्ना से चीनी की जगह एथेनॉल नहीं बनेगा। साल 2020 में जब इसकी जांच शुरू हुई तो फिर हमने भी
प्लान बताया। साल 2021 में एथेनॉल पॉलिसी आई। बिहार से 152 प्रस्ताव गए थे, जिसमें से 17 को मंजूरी मिल गई। पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने आग्रह किया है कि बिहार का कोटा केंद्र से बढ़ाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में एकजुटता और भाईचारे का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हम मेहनत करते हैं, इसको उतना महत्व नहीं मिलता है। कुछ लोग अपने काम को खूब छपवाते हैं, वहीं कुछ लोग गड़बड़ भी करते हैं। इधर उधर करने वालों के चक्कर में नहीं रहना है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि भाईचारा और एकजुटता बनाए रखें, बिहार का विकास होता रहेगा। उद्योग के साथ क्षेत्र में भी काम हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महिलाओं को साइकिल योजना से लेकर के उद्यमी योजना तक में शामिल किया, जहां अब सभी जाति और धर्म के महिलाओं को 10 लाख रुपए तक सरकार दे रही है। यह 5 लाख अनुदान और 5 लाख ऋण के रूप में। जीविका दीदी की संख्या आज 1.5 करोड़ हो चुकी है। महिलाएं तेजी से बढ़ रही है, जब वे पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर के बिहार का विकास करने में सहयोग कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि नियुक्ति का इंतजार कर रहे देश के युवाओं को केंद्र सरकार जल्द ही बड़ी सौगात देने जा रही है। पीएम मोदी आगामी 13 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 पदों पर भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र देंगे। सबसे अधिक नियुक्ति पत्र रेलवे की सरकारी नौकरियों को दिए जाएंगे। यह देश भर के 45 जगहों पर इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह दरअसल केंद्र सरकार के ऊपर विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रही है कि देश में नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने 71,000 युवाओं के बीच सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरण करने का फैसला किया है। 71,000 सरकारी नौकरियों में सबसे अधिक रेलवे की नौकरियां शामिल है। यह रेलवे के 50,000 पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही डाक विभाग और वित्तीय सेवा विभाग में खाली पदों पर भी नियुक्तियां होगी। 13 अप्रैल को 45 जगहों पर होने वाले इस कार्यक्रम में मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त भेजी जा चुकी है। 27 फरवरी को 16,000 करोड़ रुपए की राशि 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई थी। हालांकि अक्सर कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके खाते में ये राशि नहीं पहुंच पाती है। दरअसल गलत आधार नंबर, बैंक गलत, आधार कार्ड गलत या फिर ई-केवाईसी नहीं कराने के चलते ये किसान इस योजना की राशि से वंचित रह जाते हैं। अगर आप भी उन्हीं किसानों में शामिल है जिनके खाते में पीएम किसान योजना की किस्त नहीं पहुंचती है, तो फिर इस स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जरूर आपको जांचना चाहिए कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। इस दौरान अपना आधार का नंबर, बैंक अकाउंट नंबर जरूर जांच कर लें। इसके लिए आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और ये वेबसाइट है www.pmkisan.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप जरूर चेक कर लें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पोस्टर से खूब राजनीति होती है। आज राजद के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर लगाया है जो काफ़ी चर्चा में है। यह पटना में लगे पोस्टर में ईस्टर की शुभकामनाएं दी गई है। यह साथ ही लिखा हुआ है कि डरो मत, धैर्य रखो, मैं ही हूँ। इस पोस्टर के माध्यम से राजद के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी को नहीं डरने की सलाह दी है और संघर्ष करने की बात कही है। यह पोस्टर में तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री की गोद में बच्ची दिखाई दी है। यह साथ ही तेजस्वी के बेबी गर्ल का नाम कात्यायनी लिखा गया है। इससे स्पष्ट है कि राजद कार्यकर्ताओं ने कात्यायनी के जन्म के बाद तेजस्वी के जीवन में खुशी आने की बात कही है और धैर्य रखने की सलाह दी गई है। यह पोस्टर गुड फ्राइडे से पहले लगाया गया है और हैप्पी ईस्टर भी लिखा गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जातीय गणना का दूसरा चरण शुरू होने से पहले सभी जातियों के लिए एक कोड जारी कर दिया जाना भाजपा को ये रास नहीं आया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने जातीय गणना पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश सरकार संविधान के विपरीत जाकर के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जातीय गणना शुरू होने से पहले सभी दलों की पहली बैठक बुलाई थी, इस बार बैठक नहीं बुलाई गई, जिसके कारण इस पर चर्चा नहीं हुई। अब गणना का जो फॉर्मेट तैयार किया गया है ये बिल्कुल भी गलत है। इसमें ईसाई हरिजन शब्द का प्रयोग करके अलग से गणना की जा रही है। बाबा साहेब के बनाए गए संविधान में दलितों के लिए कोई भी जाति नहीं होने की बात कही गई है। यह संविधान के खिलाफ है कि ईसाई हरिजन करके उनके लिए अलग से गिनती की जाए। वहीं हिंदुओं और मुस्लिमों की गिनती साथ में कराने पर आपत्ति जताते हुए डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि उसी तरीके से हिंदुओं के साथ मुस्लिमों की गिनती कराना भी कहीं से भी सही नहीं है। अल्पसंख्यक समाज की सदैव गिनती होती है, ऐसे में हिंदुओं के साथ जोड़ने की बात कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि जातीय गणना नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इसे तैयार किया गया है ये बताता है कि नीतीश कुमार सिर्फ जातीय विद्वेष के लिए
करा रहे हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल ने यहां तक कह दिया है कि राज्य सरकार का ये फैसला बिल्कुल भी संविधान का उल्लंघन है, जहां इसे सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए। आपको बता दूं कि बिहार में राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना करा रही है। दूसरे चरण की गणना की शुरुआत 15 अप्रैल से होगी। दोस्तों, बात करेंगे कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले की झूठी खबर फैलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता और पार्टी प्रवक्ता प्रशांत उमराव पटेल को फटकार लगाते हुए माफ़ी मांगने को कहा। साथ ही भाजपा नेता उमराव पटेल को कोई राहत देने से इनकार करते हुए 10 अप्रैल को तमिलनाडु पुलिस थाने में पेश होने का निर्देश दिया। जी हाँ, कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रशांत उमराव एक अधिवक्ता है, उन्हें तो और अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। जब उमराव पटेल के वकील सिद्धार्थ लुथरा ने कोर्ट को बताया है कि आरोपी ने केवल उन खबरों को ट्वीट किया था जिन्हें पहले ही कई मीडिया एजेंसियों की ओर से शेयर किया जा चुका था। उन खबरों को उमराव पटेल ने डिलीट कर दिया है। इसके बावजूद भी उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार जल्द ही एथेनॉल को आत्मनिर्भर बन जाएगा। बिहार के दूसरे राज्यों में एथेनॉल की आपूर्ति की जाएगी। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में 152 उद्योग लगाने का विभिन्न कंपनियों से प्रस्ताव आया है, परंतु केंद्र सरकार ने मात्र 17 उद्योग लगाने की ही स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि साल 2007 में जब भारत सरकार एथेनॉल पॉलिसी लाई थी तो बिहार में उद्योग लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तब गन्ना से एथेनॉल बनाना था, पर इसकी स्वीकृति नहीं मिली थी। इस वजह से उद्योग लगाने में विलंब हुआ। अब तेजी से उद्योग लग रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि भारत ऊर्जा डिजिटलाइज का काम बड़ी तेजी से हुआ है। जब वे पिछले साल आए थे तो फिर काम चल रहा था। तेजी से काम पूरा होने के लिए मुख्यमंत्री ने कंपनी की निदेशक कोमल सिंह और फिर शुभम सिंह को बधाई दी। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेताओं और फिर अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी भी कुछ लोग पराली जलाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जब फसल अवशेष को नहीं जलाने को लेकर भी लोगों को जागरूक करते रहे हैं। मौसम को लेकर के अलर्ट रहने सहित उन्होंने विभागीय जानकारियों को सोशल मीडिया पर उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि साल 2006 से 7 में लघु जल संसाधन विभाग का बजट 252 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर के 1020 करोड़ रुपये हो गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान जिस वंदे मातरम का जय घोष करके क्रांतिकारियों ने संघर्ष और फिर उत्सर्ग की ऊर्जा पाई, उसके गायन को नीतीश कुमार ने वोट बैंक की राजनीति के दबाव में बंद करा दिया है। उन्हें भारत माता की जय बोलना भी सांप्रदायिक लगता है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि संसद सत्र का शुभारंभ राष्ट्रगान जनगण से और समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम से करने की परंपरा 1992 में कांग्रेस सरकार के समय से अब तक जारी है। जब बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में ये संसदीय परंपरा एनडीए सरकार के समय शुरू हुई, लेकिन भाजपा को धोखा देकर के राजद के साथ जाते ही नीतीश कुमार ने समापन सत्र में वंदे मातरम को बंद कर दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि बेकार इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों को कचरा समझ करके सड़क और खुले में फेंकना अब आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जी हाँ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ई कचरा को लेकर के नया नियम देश भर में लागू कर दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण ने राज्य में नोडल एजेंसी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बनाया है, जहाँ आम आदमी ई कचरा फैलाने वालों के खिलाफ सीधे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या फिर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शिकायत कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में ई कचरा फैलाने की शिकायत मिलने पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित संस्थान, दुकान या फिर कंपनी पर जुर्माना कर सकता है। जुर्माना के पहले किसी भी एजेंसी से शिकायत की जांच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करा सकता है। इसके बाद जुर्माना की राशि तय की जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूर्व में ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तैयार करने वाली कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि अपने पुराने एवं बेकार उत्पादों के संग्रह की व्यवस्था स्वयं करें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जातिगत गणना के तहत अब तक 214 जातियों की पहचान की जा चुकी है। जब सभी को एक खास कोड नंबर दिया गया है और जो इसके दायरे से बाहर हैं उनके लिए खास तौर पर कॉमन कोड 215 रखा गया है। इस तरह से जातियों को कोडिंग करने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि ऐसा
क्यों किया जा रहा है और फिर इसके पीछे की राजनीति क्या है। तो मुझे लगता है कि कोड को लेकर के विवाद नहीं है, क्योंकि जब भी आप सर्वे करते हैं तो फिर हमें तो इसका वर्गीकरण करना ही पड़ता है, लेकिन जो नंबर दिया गया है उस पर विवाद हो सकता है, क्योंकि अब तक के सर्वे में ये पता चला है कि बिहार में 200 से अधिक जातियां हैं, तो फिर सबका नाम याद रख पाना तो संभव नहीं है। सर्वे के आधार पर उनका एक टेबल बना दिया गया है कि अगर कोई खास जाति का है तो उसका वह नंबर से ही पहचान किया जाएगा। इसे आप कोडिंग या रिकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, लेकिन विवाद नंबर पर नहीं है। जब विवाद इस बात का है कि आप किस आधार पर किसे आगे पीछे कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि किसी एक जाति के अंदर जो उपजातियां हैं उनका भी आप अलग अलग वर्गीकरण कर रहे हैं। खास बात हम सब जानते हैं कि सभी जातियों में कई उपजातियां हैं, लेकिन आप एक जाति के उपजातियों को अलग अलग नहीं बांट सकते हैं। तो जातिगत गणना में ये किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन जातियों का कहना है कि आप हमारी संख्या बल को कम कर रहे हैं, हमारी शक्ति कम कर रहे हैं। मान लीजिए कि राजपूत, ब्राह्मण, कोयरी और यादव जाति है, या कोयरी या कुर्मी में भी कई उपजातियां हैं, या उसी प्रकार से यादव में भी कई उपजातियां हैं, लेकिन वे सभी अपने आप को कुर्मी ही मानते हैं। तो फिर स्वाभाविक बात यह है कि जब उसके अंदर विभाजन कर दिया जाएगा तो फिर उनकी संख्या तो कम हो जाएगी। वैश्य में ये माना जाता है कि उनके अंदर 50 से भी अधिक उपजातियां हैं और उन्हें भी अलग अलग कर दिया गया है। यह उनका दावा है कि उनकी संख्या 22% है, जो जातियां गणना के बाद उपजातियों की वजह से कम दिखेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क का मसौदा जारी कर दिया है। फ्रेमवर्क के अनुसार छात्रों को स्ट्रीम के बंधन से अलग मनमाफिक विषय चुनने की आज़ादी मिलेगी। इस मसौदे पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। यह शिक्षा मंत्रालय ने पिछले साल अक्टूबर में फाउंडेशन स्तर का फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया था। यह इसी कड़ी में अब स्कूली शिक्षा का फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि विद्यार्थी अपनी नियमित पढ़ाई के साथ साथ कोर्स भी करेंगी। यह नई शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ पेशेवर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ पेशेवर ट्रेनिंग दी जाएगी। जब पढ़ाई पूरी करने के बाद हर छात्र छात्रा अपने हाथ में एक हुनर लेकर के कॉलेज से निकलेंगे। ये कोर्स रोजगार उपलब्ध कराने में मददगार होंगे। सरकार द्वारा जारी की गई नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के लिए कई सारे फायदे लेकर के आई है। हालांकि विद्यार्थियों और फिर लोगों को इस शिक्षा नीति के बारे में पूर्ण जानकारी ही नहीं है। जब शिक्षा नीति के फायदे से विद्यार्थी रूबरू होंगे तब उन्हें इसकी अहमियत के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में आगामी 15 अप्रैल से जातिगत जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के जाति और फिर शिक्षा का कोड पहले से तय कर लिया गया है। इस बीच अब राज्य सरकार ने एक और कोड तय किया है जो लोगों का पेशा बताया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार ने एक गाइडलाइन निकाली है जिसके अनुसार सरकारी नौकरी वाले 1 नंबर कोड पर होंगे, जबकि किसानों के लिए 5 नंबर का कोड निर्धारित किया गया है। इसके अलावा खुद का रोजगार करने वाले का कोड 4 नंबर रखा गया है। वहीं राज्य सरकार ने गृहिणियों का भी कोड निर्धारित कर दिया है। जनगणना के दौरान उनके कॉलम में कोड नंबर 14 भरा जाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके का पेशा में नहीं है तो फिर ऐसे लोगों के लिए कोड नंबर 15 है, या ऐसे लोगों के लिए कुछ नई श्रेणी रखा गया है। सरकार ने लोगों के कार्यों को लेकर के 15 तरह की लिस्ट तैयार किया है। इसमें सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, किसान, स्वरोजगार, खेतीहार मजदूर, निर्माण मजदूर, अन्य मजदूर, मिस्त्री के अलावा भिखारी और फिर कचरा बीनने वालों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही विद्यार्थी, गृहिणी और फिर अन्य की श्रेणी भी निर्धारित की गई है। या राज्य सरकार के तरफ से जो लिस्ट तैयार की गई है उसके मुताबिक सरकारी नौकरी की श्रेणी में केंद्र या फिर राज्य सरकार के कार्यालय में कार्यरत लोग आएंगे। संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी से मतलब किसी कल कारखाना, संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान में नियोजित हैं उसे भविष्य निधि या फिर कर्मचारी बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। इस प्रकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉय, गर्ल, कार्यपालक, सहायक आदि इस श्रेणी में शामिल होंगे। इधर बिहार में जाति गणना में
लोगों की जाति के अलावा पैसे और फिर रिश्ते के हिसाब से भी कोड दिया जा रहा है। इसके तहत अगर आप कुंवारे हैं तो आपका कोड 1 रखा गया है, जबकि अगर आप शादीशुदा हैं यानी कि पति पत्नी हैं तो जाति गणना में कोड उसका 2 दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने ससुराल में रहता है तो फिर ऐसे घर में जमाई को सरकार की तरफ से कोड में 7 नंबर दिया गया है, जबकि अगर सास ससुर आपके साथ रहते हैं तो फिर उन्हें 9 नंबर कोड दिया जाएगा, जबकि तलाकशुदा को 5 नंबर कोड दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि आपका परिवार खतरे में है। यूपी में एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है कि सोनिया जी हो, राहुल जी हो या फिर कोई और भी हो, मोदी जी को गाली गलौज कीचड़ के अंदर कमल को और मजबूत कर खिलाया है। यह अपने इस लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण के 3 नाखूनों के घेर में रखा है। अमित शाह ने कहा है कि कल ही संसद समाप्त हुई। आज़ादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि देश के बजट सत्र में चर्चा करे बिना संसद समाप्त हुई हो, जब विपक्ष के नेताओं ने सदन को चलने नहीं दिया। इसका कारण है कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया। राहुल गांधी इस सजा को चुनौती दें, अपने संसद के वक्त को बलि चढ़ा दिया गया है। अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर के संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए देश विपक्षी दलों को कभी भी माफ नहीं करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि जन स्वराज पद यात्रा के दौरान सारण में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज बिहार में नेता जब जनता के बीच जाते हैं तो फिर कुछ करे ना करे 2 सबसे ज़्यादा जरूरी काम जरूर करते हैं। जब पहला वह अपने विरोधियों को गाली देते हैं, दूसरा जनता को लालच देते हैं कि उनके लिए कौन सा काम वे करने वाले हैं। वहीं पर मैं आपको बताने आया हूं कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक मैं आपका कुछ भी काम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा है कि मैं आज आपके बीच नाली गली राशन कार्ड बांटने नहीं आया हूं। मैं ना ही आपके बीच दूसरे पार्टी के नेताओं की तरह खरी खोटी सुनाने आया हूं। मैं बस आज आपसे जानने आया हूं कि मान लीजिए दूसरे पार्टी के नेता, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर लालू नीतीश या फिर भाजपा, जो दावा करती हो कि बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। चलिए मैं मान भी लेता हूं कि देश के आज़ाद होने के बाद उन्होंने बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ किया है, मगर मेरे मन में सवाल उठता है कि इतना काम करने के बाद भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा, गरीब और अशिक्षित भूखमरी वाला राज्य अब तक कैसे बना हुआ है। आज अगर बिहार देश होता तो फिर विश्व का 6वां सबसे गरीब देश होता। आज बिहार देश का सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला राज्य है, जो बात आप सभी बिहार की जनता को मालूम है और फिर आपसे कुछ छुपी हुई नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड के 10वीं और फिर 12वीं का हाल ही में रिजल्ट आया है। इसके बाद विद्यार्थी परेशान है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। वहीं अगर 12वीं की बात करें तो फिर 12वीं के बाद कई छात्र ऐसे हैं जो आईटी सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए छात्र 5 डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। वहीं डिप्लोमा के साथ ही डिग्री और फिर सर्टिफिकेट कोर्स के जरिए भी छात्र अच्छी सैलरी वाली बढ़िया नौकरी हासिल कर सकते हैं। गौरतलब है कि IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रति युवाओं की दीवानगी लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस क्षेत्र में बढ़िया पैसा है। इस कारण इस क्षेत्र में युवाओं की कैरियर बनने की चाह में इजाफा हो रहा है। युवा चाहते हैं कि वे IT सेक्टर में करियर बनाएं। वहीं इस क्षेत्र की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोर्स करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने बीटेक किया हो। अगर किसी दूसरे स्ट्रीम में भी आपने पढ़ाई की है तो फिर आप इसका कोर्स ले सकते हैं। छात्र IT सेक्टर के जरिए अपना कैरियर बना सकते हैं। IT का कोर्स कंप्यूटर साइंस के अंदर में आता है। इसके लिए कॉलेज के साथ ही प्राइवेट संस्थान डिप्लोमा का कोर्स कराते हैं। छात्रों को इस कोर्स के जरिए सिखाया जाता है कि वे मशीनों को लोगों के लिए कैसे आसान बना सकते हैं। साथ ही अब मशीन लोगों की आवाज़ के इशारे के ऊपर काम करती है। इस कोर्स को करने के बाद छात्र रोबोट साइंटिस्ट, गेम प्रोग्रामर के साथ ही कंप्यूटर साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। इसके बाद छात्र मोटी सैलरी पा सकते हैं। छात्र साइबर सिक्योरिटी, नैनो टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटर, ग्राफिक डिज़ाइनर से डिप्लोमा कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। इस कानून को लागू करवाने वाले जेडीयू के सर्वमान्य नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कानून में कोई भी रियायत देने के मोड में नजर नहीं आते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के एक विधायक के भाई के प्लांट से
20 कार्टून विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह अवैध शराब का कारोबार कहीं ऐसे वैसे जगह में नहीं बल्कि विधायक आवास के पास चलाया जा रहा था। दरअसल पुलिस को यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुशेश्वर स्थान के जेडीयू विधायक अमन भूषण हजारे के चचेरे भाई प्रशांत हजारे के वाटर प्लांट पर अवैध शराब का धंधा चल रहा है। उसके बाद जब पुलिस ने यहां रेड डाली तो फिर 20 कार्टून शराब जब्त किया गया। जब पुलिस ने बताया कि ये वाटर प्लांट जेडीयू विधायक के पैतृक आवास के बगल में है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू कर दिया है, जिसके बाद बिहार में शराब से जुड़ा हुआ किसी भी तरीके का कारोबार करना या फिर इसका सेवन करने पर कठोर सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद भी इस कानून से क्या हालात उत्पन्न हो रहे हैं ये किसी से भी छुपे हुए नहीं है। इसको लेकर के हमेशा से ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि रामनवमी के दौरान नालंदा और सासाराम हिंसा पर सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहा कि दंगा कराने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शामिल हर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो। यह नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एवं अन्य अधिकारियों के साथ मेट्रो के टनल की शुरुआत के बाद मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये बातें कही है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर भी बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि गलत काम करने की पूरी गहराई से यानी कि दंगा कराने की पूरी गहराई से जांच चल रही है, या इसमें जो भी लोग शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा है कि आपने देखा है ना कि केंद्र में एक मंत्री के बेटे ने गड़बड़ किया था तो फिर उस समय उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी, इसलिए इस घटना में जो भी लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।